नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है, यानी छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में संपन्न होता है। ये बात ध्यान रखिए। छोटी आंत में जो है मानव शरीर का अधिकांश भाग, यानी अधिकांश भाग, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण एब्जॉर्प्शन मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से ही प्रारंभ होकर, यानी मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, या प्रारंभ होकर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता रहता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लार निम्न से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार के पाचन में दोस्तों जो लार सहयोग करती है। स्टार्च के पाचन में लार जो सहयोग करती है। लार के पाचन कार्यों में शामिल हैं भोजन का गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना। यानी भोजन को क्या करता है? भोजन को गीला करता है, भोजन को लुगदी बनाता है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम इमाइलेज, लार में कौन सा है? एंजाइम जो है इमाइलेज ध्यान रखिए दोस्तों। लार में एंजाइम इमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। जो स्टार्च को क्या करता है? शर्करा में तोड़ता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम इमाइलेज होता है जो स्टार्च को किस में तोड़ता है? शर्करा में तोड़ता है। तो आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में दोस्तों जो है संपूर्ण शुद्धि वृक्क के माध्यम से, कौन सा? रुधिर वृक्क के माध्यम से मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से फास्फेट नाइट्रोजन यौगिक, रुधिर से क्या करता है? फास्फेट नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक अम्ल को पृथक करता है और रक्त के प्रासरणिक दाब ओपी एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो ध्यान रख दो, डायलिसिस जो है वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। डायलिसिस वृक्क किडनी से संबंधित है। अपहरण क्रिया वृक्क से संबंधित होती है, जो कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग दोस्तों उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क यानी मनुष्य के अंदर पाए जाने वाली दोनों किडनी अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली, किस पदार्थ का? घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा आर पार होना। कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा आर पार होना विसरण यानी डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार विसरण
सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है। अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। डायलिसिस घोल जो होता है विपरीत दिशा से प्रवाहित होता है। तो ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है? तो यूरिया किडनी के द्वारा जो है या वृक्क के द्वारा रक्त से अलग किया जाता है। यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। रुधिर से वृक्क के द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वृक्क के द्वारा पृथक कर दिया जाता है क्योंकि यूरिया एक क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, एक्सक्रेटरी मटेरियल है। यूरिया क्या है, एक उत्सर्जी पदार्थ है यानी जिसे एक्सक्रेटरी मटेरियल कहा जाता है, जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट मानव किडनी स्टोन में वृक्क पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। वृक्क के पेल्विस में, किसके? वृक्क के पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं क्या होते हैं? क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अश्मरी बनती है। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः दोस्तों प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है, यानी उनका महत्वपूर्ण कार्य ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी ताले को खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। दोस्तों एंजाइम जो है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। सरल अणुओं में परिवर्तित करने की जो क्रिया है एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है
तो यूरिया, किसका, यूरिया का। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की क्या है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे, किसके, डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। कितना, इसका भार लगभग जो है 3 पाउंड के बराबर होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं जैसे पित्त जिसे बाइल कहा जाता है का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन यानी रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, विषाक्त अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करना आदि। नेक्स्ट, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो मानव तंत्र में गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, ये एक पाचक, ये सब पाचक एंजाइम है। लेकिन ट्रिप्सिन जो है, गैस्ट्रिन दोस्तों, जो गैस्ट्रिन मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा होता है। इसके द्वारा अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा अमाशय से होती है। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः यानी ट्रिप्सिन का स्राव अग्नाशय से, टाइलिन का स्राव लार ग्रंथि से होता है तथा पेप्सिन का स्राव अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेस्टाइडेज है जो पेस्टाइड्स को तोड़कर कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन, माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो अमाशय में जी कोशिकाओं यानी जी सेल तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन में दोस्तों जो है सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बढ़ाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला, यानी ये दोस्तों बनाने वाला है, क्या है, बनाने वाला एंजाइम है। क्या है, इमाइलेज है। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है, इमाइलेज है। इमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथि से होती है। किससे होती है, लार ग्रंथि से होती है। लार ग्रंथि तथा अग्नाशय, यानी इमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय से द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन, यानी मंड के स्टार्च के जल अपघटन, जो कि भोजन में स्टार्च यानी जल के अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। क्या करता है, ग्लूकोज निर्मित करता है। ये बातें ध्यान दीजिए। इमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च जैसे मंड कहा जाता है
कि जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय यानी पैंक्रियास के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ज्ञातव्य है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय क्या होता है? पाचक रस तो जो है क्षारीय होता है। क्षारीय पाचक रस क्षारीय होते हैं, जिन्हें अग्नाशयिक रस भी कहते हैं। अग्नाशयिक रस भी कहते हैं किसको? पाचक रस को। नेक्स्ट, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? तो दोस्तों ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बृहदांत्र से। किससे? बृहदांत्र से जुड़ी होती है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ जो है, जिसे अपेंडिक्स या कृमि रूप क्या कहते हैं? अपेंडिक्स या कृमि रूप कहते हैं। परिशेष का एक अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़े के पास होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़े के पास होती है। बड़ी आंत के जोड़े के पास होती है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह का होता है, जो बड़ी आंत बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। यानी बड़ी आंत बृहदांत्र से क्या? सीकम से जुड़ा होता है। सीकम से जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें ग्लूकोज या पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। यानी छोटी आंत का क्या था? जिसमें ग्लूकोज और पत्तियों के पाचन में इस कार्य था या इस कार्य के इस अंग का उपयोग किया जाता है। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य कर समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग जब वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। नेक्स्ट, मानव शरीर में छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? ये दोस्तों ह्रासमान क्रम है। ये क्रम है, ह्रासमान क्रम है। तो शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्राणी। शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्राणी। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। कहाँ? आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्राणी मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभेदित होती है, जिनकी क्रमशः लंबाई 85 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। छोटी आंत क्या होती है? अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।